हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखिए, आज हम करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो चैप्टर है इसमें दो कहानियाँ हैं, स्टोरीज हमारे को दो मिलेंगी। तो पहली स्टोरी हम लेंगे इस वीडियो में, दूसरी स्टोरी लेंगे अगले वीडियो में। तो चलो विदाउट डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये किसने लिखा है? चलिए पढ़ लेते हैं ऑथर के बारे में। बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है ऑथर के बारे में क्वेश्चन, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। देखिए अनीस जंग, उन्होंने एक जो है पूरा चैप्टर लिखा है, ठीक है। एंड शी वॉज बॉर्न इन राउरकेला, ये राउरकेला में पैदा हुई थी। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, उन्होंने अपना जो बचपन बिताया और एडोलेसेंस, अपनी किशोरावस्था बिताई, एडल्ट एज जिसे हम कह सकते हैं, वो हैदराबाद में बिताई थी। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। तो जो इनका पढ़ाई लिखाई था वो हुआ हैदराबाद में एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ इन दो जगहों पर इन्होंने पढ़ाई करी थी, एक तो हैदराबाद में और दूसरा यूएसए में इनकी पढ़ाई हुई, ठीक है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, माता और पिता दोनों ही राइटर रहे इनके। एनीस जंग बिगिन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, तो इंडिया में इन्होंने एज अ राइटर अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया था। शी हैज़ बीन एन एडिटर, वो एक एडिटर भी रहीं, फिर उसके बाद वो कॉलमिनिस्ट भी रहीं। और कहाँ पे रहीं? इन मेजर न्यूज़पेपर्स पे, मतलब न्यूज़पेपर में इनके कॉलम वगैरह छपते थे इन इंडिया में, अब्रॉड में। एंड हैज़ ऑथराइज्ड सेवरल बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं बेसिकली। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग इज एन एग्जर्प्ट, एग्जर्प्ट का मतलब होता है कोई पार्ट, मतलब कोई हिस्सा। ये जो है, जो चैप्टर आपका बनाया गया है, ये एग्जर्प्ट बनाया गया है। एग्जर्प्ट मीन्स एक पार्ट है इनकी किताब, जिसका टाइटल था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हेयर शी एनालाइजेज, अब इन चैप्टर में, इन कहानियों में वो एनालाइज करती हैं द ग्राइंडिंग पॉवर्टी इन ट्रेडिशंस। ग्राइंडिंग क्या होता है? बेसिकली पीस देने वाली, बहुत ज़्यादा जो गरीबी जिसको बोला जाता है, उसके बारे में इन्होंने बात करी है। और ट्रेडिशंस के बारे में बात करी है। विच कंडम, कंडम का मतलब क्या होता है? कंडम का मतलब होता है जिसकी निंदा की जाए, जिसकी बुराई की जाए, जो कंडम करते हैं दीज चिल्ड्रन को टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। बेसिकली एक्सप्लॉयड बच्चों की कहानी है ये यहाँ पर, ठीक है। तो चलो मेन स्टोरी पे आ जाते हैं। वहाँ से तो वैसे भी कुछ नहीं आने वाला आपका, सिवाय आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर किसने लिखा था। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कभी कभार मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। कौन कह रहा है? यहाँ पे एक बच्चा है, साहिब, ये हमारे राइटर से बोलता है। ये बच्चा कूड़ा बीनता है बेसिकली, और कूड़े में उसको चीज़ें मिलती हैं, उसके बारे में बात कर रही है। वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो? आई आक्स साहिब, तो जो राइटर हैं उन्होंने साहिब से पूछा, भाई तुम ये काम क्यों करते हो, यानी बेसिकली कूड़ा बीनने का काम क्यों करते हो। और साहिब से के बारे में उन्होंने बताया होम आई एनकाउंटर, इनकाउंटर का मतलब होता है मिलना। तो जो हमारी राइटर है वो कहती हैं कि मैंने साहिब से पूछा तुम ये काम क्यों करते हो, जिससे मैं मिली एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं मिलती थी हर सुबह। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, और वो किस चीज़ की खोज करता था? वो गोल्ड की खोज करता था बेसिकली, उसके लिए तो 1 रुपया 2 रुपया ही गोल्ड है। तो स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज टम्स, वो गोल्ड खोजता था कूड़े के ढेर में ऑफ माई नेबरहुड, और वो कहाँ था? मेरे पड़ोस में सब कुछ ढूंढने आता था। साहिब लेफ्ट इज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था बहुत पहले ही, बहुत पहले ही साहिब अपना घर छोड़ चुका था। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, इनका घर कहाँ पर था? इनका घर था, मतलब बसा हुआ। एमिडिस्ट मीन्स का क्या होता है? देखो एक एक वर्ड को समझ के चलना। सेट एमिडिस्ट मतलब होता है इनके बीच में बसा हुआ, ठीक है। किसके बीच में बसा हुआ था इनका घर? ग्रीन फील्ड्स में। और वो ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत कहाँ पर थे? वो खेत थे इनके ढाका में। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, अब इसको अपना घर दूर दराज तक याद भी नहीं है, काफ़ी टाइम पहले घर छोड़ने का मतलब है ढाका में जो घर इन्होंने छोड़ दिया था। तो साहिब ने ढाका में जो हरे भरे खेतों के बीच इनका घर था वो बहुत पहले ही छोड़ दिया था, और अब उनको उसके बारे में ज़्यादा कुछ याद भी नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे द फील्ड्स एंड होम, हिज मदर टेल्स हिम। अब साहिब की माँ ने उसे ये बता रखा था कि बेटा जो हमने घर छोड़ा था ना ढाका में, तो वहाँ पे हुआ क्या था? बहुत सारे स्टॉर्म्स, तूफान आए थे जो बहा के ले गए थे उनके खेतों को, उनके घरों को। तो उस तूफान के कारण इन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था, एंड दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, इसी वजह से इन्होंने छोड़ा था। और लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेर ही नाउ लिव्स, और वो गोल्ड खोज रहे हैं। गोल्ड का मतलब यहाँ पर यही है कि कूड़े में से कुछ उनको मिल जाता है, जो कि जिससे उन्हें रोटी पानी मिल जाए, जिसको बेच के, और यही उनके लिए सोने के बराबर था बेसिकली। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, अब बच्चा कहता है मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने के लिए, साहिब बोलता है।
और फिर लुकिंग अवे, और फिर अपना मुंह घुमा लेता है। लुकिंग अवे का मतलब यहाँ पर ये बेसिकली बच्चे को थोड़ी शर्मिंदगी होती है जब राइटर उससे पूछ रही होती है। तो गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। अब ग्लिबली वर्ड का मतलब समझ लो। ग्लिबली का होता है कि आपने विदाउट केयरिंग कुछ पूछ लिया, बहुत ज़्यादा आपने सोचा नहीं और ऐसे ही पूछ लिया। स्कूल जाते हो क्या? रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और इमीजिएटली मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं इसको कैसी मतलब एडवाइस दे रही हूँ, कैसी इस बच्चे से बात कर रही हूँ। एक बच्चा जो कूड़ा बीनता है, जो इतना गरीब है, उसके पास खाने के लिए भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, इतने फटे पुराने हाल में, और मैं स्कूल के लिए पूछ रही हूँ, तो कितना मतलब ये हॉलो एडवाइस है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। पर बच्चा बड़े कॉन्फिडेंस के जवाब देता है कि भाई मेरे घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब वो बनाएंगे तो मैं चला जाऊँगा। वो कौन है यहाँ पर? सरकार है ना, जब सरकार बनाएगी तो मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। अब राइटर बच्चे से पूछती हैं कि अगर मैं स्कूल खोल लूँ तो क्या वो आएगा? आई आस्क हाफ जोकिंग, मतलब मैंने तो ऐसे ही मजाक में पूछ लिया। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। बच्चे ने जवाब दिया हाँ, और खूब अच्छे से स्माइल किया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी। मैंने उसे देखा, वो मेरे पीछे पीछे भाग के आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल रेडी है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। भाई स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है। आई से, मैंने उस बच्चे को जवाब दिया। बट यहाँ पर राइटर क्या हो रही है? एम्बेरस्ड हो रही है। अभी बहुत ज़्यादा उनको शर्मिंदगी लग रही है एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर लिया दैट वॉज नॉट मेंट। एक्चुअली उनका एक्चुअली ये मतलब नहीं था कि वो स्कूल बनाएंगी, उन्होंने तो ऐसे ही बच्चे से प्रॉमिस कर लिया था। लेकिन उनको अब थोड़ा ख़राब लग रहा है कि यार देखो, मैंने इस बच्चे को होप दी और मेरे को स्कूल बनाना भी नहीं था, तो इट वॉज रॉन्ग। उनको थोड़ा कहीं ना कहीं शर्मिंदगी है। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर इन एज ब्लीक वर्ड। अब एक एक वर्ड पकड़ना। बट ऐसे प्रॉमिस जैसा मैंने फॉल्स प्रॉमिस कर लिया है, जोकिंगली प्रॉमिस कर लिया। अबाउंड इन मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, हर कॉर्नर पे इनके साथ, इनके ब्लीक वर्ड में, ब्लीक का मतलब क्या होता है समझो, इनका उदास संसार, इनका जॉयलेस वर्ड, गरीब है, कुछ नहीं है इनकी लाइफ में, तो ऐसे वर्ड में तो लोग इनके पास आके ऐसे प्रॉमिस इनसे कर ही लेते हैं। तो मैंने भी कर लिया, तो राइटर ओके हो जाती हैं। अभी पहले तो एम्बारेस्ड हुई, फिर बाद में ओके हो गई कि चलो बाकी भी तो लोग कर ही लेते हैं ऐसे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीने उस बच्चे को जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम। मैंने उससे उसका नाम पूछा। बच्चे ने जवाब दिया साहिब आलम। ये अनाउंसर्स, उसने अपना नाम बताया। ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स। बच्चे को तो ये भी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे इसका मतलब पता होता। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के भगवान हम कह सकते हैं। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। उसको बहुत मुश्किल होती इस बात को बिलीव करने में कि मेरे नाम का ये मतलब है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वो बच्चा बिल्कुल अनअवेयर था, उसको कुछ नहीं पता कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स, वो घूमता था स्ट्रीट्स पर विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ मतलब नंगे पैर चलने वाले बच्चों का ग्रुप होता था उसके साथ। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कैसे दिखते थे? जैसे सुबह सुबह चिड़िया हों, वो सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे नंगे नंगे पैर सुबह की चिड़ियाओं की तरह वो नज़र आते थे। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में वो बच्चे गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, अब कुछ महीने बीत जाते हैं। आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने हर बच्चे को पहचानना शुरू कर दिया। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? आई आस्क वन, मैंने एक बच्चे से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ चप्पलों को शेल्फ से उतारती ही नहीं। ही आंसर्स सिंपली, तो एक बच्चे ने उनमें से जवाब दिया कि मेरी मम्मी शेल्फ से चप्पल नहीं उतारती, इसलिए नहीं पहनता। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर। अब दूसरा बच्चा कहता है कि अगर इसकी माँ उतार भी देना तो ये चप्पल को फेंक देगा। अब राइटर बोलती है हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेइंग नथिंग। जब राइटर बच्चे से कमेंट करती हैं कि भाई ऐसे जूते कौन पहनेगा जो आपस में मैच ही नहीं करते, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना ये वाले, किसी ने जूता पहन भी रखा है तो ऐसे जूते पहन रखे हैं जो आपस में मैच नहीं करे, किसी का एक जूता कोई और है, कोई और है ना। तो ये बेचारे तो बच्चे कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, तो ऐसे इन्होंने जूता पहना हुआ है। तो जो बच्चे ने पहना हुआ होगा ना ऐसा जूता, वो क्या करेगा? ही शफल्स हिज फीट, उसने अपने पैरों को ऐसे शफल किया, थोड़ा हिलाया एंड सेज नथिंग, कुछ नहीं कहा। बच्चा थोड़ा एम्बैरेस हो रहा होगा। आई वॉन्ट शूज़ सेज द थर्ड बॉय, एक तीसरा बच्चा उनमें से बोलता है मुझे जूते चाहिए।
हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने पूरी ज़िंदगी में अपने कभी भी एक पेयर ऑफ शूज़ पहना ही नहीं था, वो बच्चा ऐसे बोलता मुझे भी शूज़ चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। राइटर कहती है मैंने पूरी कंट्री में ट्रैवल किया, राइट, और मैंने देखा बच्चे जो कि हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि नंगे पैर चलते हैं इन सिटीज़, ऑन विलेज रोड्स। सिटीज़ में ऐसे बच्चे मैंने देखे, गांव की सड़कों पर मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनके पैरों में जूते तक नहीं है। गरीबी की हालत बताई जा रही है बेसिकली। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर राइटर को एक एक्सप्लेनेशन ये भी मिलती है कि भाई ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, बस ये हमारा ट्रेडिशन है कि हम नंगे पैर रहें। एक्चुअली तो एक्सक्यूज़ है, बच्चे बहुत गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, तो बस बहाना बता रहे। कोई कह रहा है शेल्फ से नहीं उतारती, कोई कहता है तब भी नहीं पहनेगा, फेंक देती है। कोई बता रहा है कि भाई मुझे पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, और कोई कह रहा है कि ये हमारा ट्रेडिशन है, हम नंगे पैर घूमते हैं। तो कुल मिलाकर राइटर को क्या समझ में आता है, आई वंडर, मैं सोचती हूँ, इफ़ दिस इज़ द ओनली एन एक्सक्यूज़, क्या ये केवल एक एक्सक्यूज़ है, बहाना है टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल स्टेट क्या होती है, लगातार चलने वाली गरीबी। तो इनको लग रहा है कि केवल ये एक एक्सक्यूज़ है जो इनकी लगातार चलती हुई गरीबी की वजह से मुझे दे रहे हैं, कुछ बहाने ये बच्चे बता रहे हैं। कुल मिलाकर राइटर को समझ आ रहा है इन पे पैसे ही नहीं है कि ये शूज़ ले सकें। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी। राइटर कहती है मुझे याद है एक कहानी जो उडुपी गांव में, उडुपी एक जगह है बेसिकली, वहाँ उन्हें किसी ने बताई थी, वंस टोल्ड मी, राइट, उन्हें एक आदमी ने बताई थी अपनी कहानी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। उस आदमी ने इनसे कहा कि जब मैं एक छोटा बच्चा हुआ करता था, मैं स्कूल जाता था, रास्ते में मंदिर पड़ता था, राइट, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके पिता, मंदिर में उसके पिता की जो थे वो पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो बच्चा जब छोटा था तो वो टेम्पल पर रुकता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। उसने बताया कि मैं छोटा था, मंदिर में मेरे ही पिता पुजारी थे, रास्ते में मंदिर पड़ता था, मैं आगे स्कूल जाता था, मैं रुक के प्रार्थना करता था कि मुझे पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। 30 ईयर्स लेटर, अब राइटर बताती है 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उस आदमी के टाउन को विजिट किया, एंड द टेम्पल, और मंदिर को भी विजिट किया, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। अब ये जो जगह है, ये जो टाउन है बेसिकली, ये डूब चुका है बिल्कुल। हम कह सकते हैं डिसोलेशन मीन्स उजाड़ हो चुका है कहीं ना कहीं। इन द बैकयार्ड, अगर हम बात करें पीछे के आंगन की, बैकयार्ड होता है पीछे का आंगन, वेयर लिव्ड इन अ न्यू प्रिस्ट, यहाँ पर नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे लाल और काले रंग की प्लास्टिक की, लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर पड़ी हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा सा बच्चा जिसने ग्रे कलर का स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है। वेयरिंग सॉक्स, उसने मोजे पहने हैं, शूज़ पहने हैं। अराइव्ड पेंटिंग, हांफता हुआ आता है, एंड थ्रू इज अ स्कूल बैग, अपना स्कूल का बैग फेंक देता है ऑन अ फोल्डिंग बेड के ऊपर। लुकिंग एट द बॉय, इस लड़के को देखकर आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, इस लड़के को देखकर मुझे एक और बॉय की प्रेयर याद आती है। एक बॉय तो शूज़ मांगता था, अनदर बॉय की प्रेयर याद आती है, हैड मेड टू द गॉडेस, जो उसने देवी देवताओं से की होगी, देवियों से की होगी, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। जब एक बच्चे को एक तो उडुपी वाला बच्चा था जो छोटा था, प्रेयर करता था कि मुझे शूज़ मिल जाए। एक और बच्चा था जो ये प्रेयर करता था जब उसे शूज़ मिल गए थे कि ये शूज़ मुझसे कभी ना खोए, लेट मी नेवर लूज दैम, कि मैं इन शूज़ को कभी ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रेयर ग्रांट कर दी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, छोटे लड़के जैसे जो पुजारी हैं उनका बेटा, नाउ वोर शूज़, अब शूज़ पहनने लगे। 30 साल बाद इनको ये याद, मतलब ये स्थिति बनी है जब ये 30 साल बाद वापस आई हैं कि पहले पुजारी के बच्चे के पास जूते नहीं होते थे। 30 साल बाद जब मैं वापस आई, मैं देख रही हूँ कि पुजारी के बच्चे के पास पैसे इतने हैं कि वो शूज़ खरीद सके और शूज़ पहन रखे। बट मेनी अदर लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन वो कहती हैं बहुत सारे रैक पिकर्स, यानी कि जो रैक पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले हैं, जो मेरे पड़ोस में हैं, वो आज भी शूलेस हैं। 30 साल बाद उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। माई एक्यूटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स, मेरी ये जो जान पहचान है, किसके साथ जान पहचान, इन नंगे पैर जो ये लड़के मैं देख पा रही हूँ, जो बच्चे मैं देख पा रही हूँ,
जो कूड़ा बीनने वाले हैं, लीड्स मी टू, कहाँ ले जाते हैं ये मुझे, सीमापुरी ले जाते हैं। अब मेरी इतनी जान पहचान हो गई कि मुझे पता चला कि बच्चे सीमापुरी के हैं, बेसिकली मैं वहाँ पहुँचती हूँ। एक ऐसा प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के जो बाहरी इलाके, लेट्स सपोज ये दिल्ली है तो दिल्ली के बाहरी इलाकों में ये जगह है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली। इस लाइन को समझना, मेटामॉर्फिकली माइल्स अवे है, मीलों दूर है उससे। क्यों ऐसा कह रहे हैं मेटामॉर्फिकली? बिकॉज दिल्ली इतना डेवलप्ड है और सीमापुरी बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, बहुत यहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं, इसलिए बोला मेटामॉर्फिकली, तो ये बहुत ज़्यादा दिल्ली से दूर है। दोज हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं, आर स्क्वाटर्स। अब स्क्वाटर्स कौन होते हैं? स्क्वाटर्स का मतलब होता है बच्चे ऐसे लोग जो वहाँ पर आके, मतलब जैसे होता है ना, जो कोई कब्जा कर ले या बिना परमिशन के रहने लग जाएं, ऐसे लोग। तो ये यहाँ पर आके रहने लगे हैं, बेसिकली अवैध रूप से रहने वाले लोग हम समझ सकते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए थे बैक इन 1971 में, और 1971 से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी इन्हीं में से ही था। सीमापुरी वॉज देन आ वाइल्डरनेस मतलब उजाड़ था एक तरीके से, बिल्कुल उस समय भी। इट स्टिल इज, और आज भी सीमापुरी ऐसा ही है। इस शब्द को अगर हम समझें तो पहले वहाँ पे कुछ नहीं था, आज भी वहाँ कुछ नहीं है डेवलपमेंट के नाम पे, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। अब वो खाली जगह नहीं है, पहले उजाड़ था, बिल्कुल खाली भी था, डेवलपमेंट तो तब भी नहीं था, आज भी नहीं है, पर अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड यानी कि झोंपड़ियों में, विद रूफ्स ऑफ टिन, जहाँ पर टिन की छतें हैं, जहाँ पे तरपुलिन एक तरीके का कपड़ा होता है, रफ और कोरस, जो कि वाटरप्रूफ क्लॉथ होता है, उन चीज़ों से छत बनी हुई है इन झोंपड़ियों की। डिवॉइड ऑफ सिवेज, डिवॉइड होता है बिना सिवेज सिस्टम के, बिना नाले नालियों के ये लोग रहते हैं। यहाँ पर ड्रेनेज नहीं है ऑफ रनिंग वाटर, यानी कि जो बारिश का पानी है या रनिंग वाटर बाथरूमों से आ रहा है उसको निकालने के लिए भी कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है यहाँ पर। और कितनी फैमिलीज़ यहाँ रह रही हैं? 10,000 रैक पिकर्स यहाँ पर रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। ये लोग यहाँ पर लगभग 30 साल से रह रहे हैं और यहाँ पर कोई इनकी आइडेंटिटी भी नहीं है, इनकी अपनी कोई पहचान भी नहीं है। विदाउट परमिट ये लोग रह रहे हैं, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास राशन कार्ड्स हैं दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स। अब वोटर लिस्ट पर राशन कार्ड की वजह से इनका नाम आ गया है, पॉलिटिशियंस ने इनका नाम लिखवा दिया है जस्ट बिकॉज वो इनसे वोट ले सकें, बिकॉज ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, थोड़ा सा राशन दे दो, थोड़ी सी चीज़ें दे दो, बस ये इनको वोट दे दे, इसलिए राशन कार्ड्स पे इनके नाम डाल के वोटर लिस्ट में इनका नाम डलवा दिया गया है। लिस्ट, इसकी वजह से क्या होता है, लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन्स। अब इनका नाम आ गया तो ये ग्रेन वगैरह खरीद सकते हैं सस्ते दामों पे। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। अब इन लोगों के लिए खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी आइडेंटिटी से फ़र्क नहीं पड़ता आइडेंटिटी है नहीं है, खाना तो मिल रहा है ना कम से कम पेट भर के। गरीबी की लिमिट देखिए आप ये। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं ना, एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टमक, बिना पेट दर्द के, भूख के मारे दर्द, बिना पेट दर्द के अगर हम बिस्तर पे जा सकते हैं, वी वुड रादर लिव हियर, हम यहीं रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, दैन इन द फील्ड्स, उन खेतों के मुकाबले दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें कुछ भी अनाज नहीं देते। ये बात किसने कही? से अ ग्रुप ऑफ वीमेन ने कही, औरतों की ग्रुप ने कही जिन्होंने टैटर्ड साड़ियाँ, फटी हुई धोतियाँ पहन रखी थी, फटी पुरानी धोतियाँ। तो उन्होंने ये बताया इन औरतों ने कि भाई हम जो है यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें पेट भर के खाना एटलीस्ट मिल जाता है, हमें भूखे नहीं सोना पड़ता, पेट दर्द नहीं होता हमारा भूख के कारण, और हम ऐसी जगह रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे पेट भर के खाना तो मिल जाए, बल्कि उन जगह के मुकाबले, अपने उन फील्ड्स के मुकाबले जो हमें ग्रेन भी नहीं दे पा रहे थे। राइट, आगे समझे? When I asked them, जब मैंने उनसे पूछा why they left their beautiful land of green fields and rivers, ये जवाब कब मिला राइटर को? जब उन्होंने उन औरतों से पूछा था कि आपने अपने ब्यूटीफुल लैंड, जो हरे भरे खेत थे, नदियाँ थी, उन्हें क्यों छोड़ा था? तब औरतों ने नहीं जवाब दिया था, क्योंकि उनको वहाँ पे ग्रेन नहीं मिलता था खाने के लिए। Wherever they find food, जहाँ भी उन्हें खाना मिलता, they pitch their tents, वो अपने टेंट को गाड़ देते, ठीक है, एंड दे बिकम, और वो उनका टेंट क्या बन जाता था? ट्रांजिट होम्स। ट्रांजिट होम होते हैं जैसे टेम्पररी होम्स बना देते हैं ना घर, ऐसे टेम्पररी वाले, परमानेंट नहीं हो जो।
चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे इन्हीं में बड़े हो जाते हैं, इन्हीं टेंटों में, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। पार्टनर इन सर्वाइवल कैसे बन जाते? बच्चे भी इनके साथ कूड़ा बीनने निकल जाते, कूड़ा मिलता, घर में पैसे आते और सर्वाइवल के बच्चे भी पार्टनर बन जाते। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, सीमापुरी जगह में सर्वाइवल का मतलब है रैक पिकिंग यानी कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, सालों तक, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, एक तरीके से फाइन आर्ट क्या है यहाँ पर? कूड़ा बीनना। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज़मर्रा की रोज़ी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, छत उनके सरों पर। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ हो, बट छत तो है, भले ही वो छत बारिश में लीक करती हो, उसमें से पानी आता हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे के लिए ये जो है कूड़ा, ये कुछ ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? बच्चा कहता है आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज। साहिब राइटर को बताते हैं कई बार मुझे 10 रुपये का नोट मिल जाता है कचरे में, कई बार 1 रुपये का नोट, कई बार 10 रुपये का भी मिल जाता है। हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं ये कहते हुए 10 रुपये का नोट मिल जाता है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्काउंजिंग फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। जब आपको कोई सिल्वर का कॉइन मिल जाए, जब आप कचरा ढूंढ रहे हो, तो बताया जा रहा है कि जब आपको कचरे के ढेर में सिल्वर का कॉइन मिल जाए तो आप अपने आप को खोजबीन करने के लिए, स्काउंजिंग करने के लिए, खोजबीन ढूंढना है ना, तो रोक नहीं पाओगे आप अपने आप को। यहाँ सिल्वर कॉइन के बराबर ही तो कीमत है उस बच्चे के पास, 1 रुपये की या 10 रुपये की भी, है ना, ये चीज़ बताई जा रही है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू द पेरेंट्स। अब यहाँ ये समझा रहे हैं कि गार्बेज बच्चों के लिए कुछ और मतलब रखता है और बड़ों के लिए गार्बेज का कुछ और मतलब है। बड़ों के लिए मतलब तो क्या ही है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल। देखो, फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ अ रैप्ड इन वंडर। रैप्ड इन वंडर का मतलब यहाँ ये हुआ कि पता नहीं आज इसके अंदर क्या मिल जाए, कुछ आश्चर्य उनके लिए था कि बच्चों में एक क्रेज़ था, कुछ कचरा बीनेंगे तो आज पता नहीं हमें 1 रुपया मिल जाए, हो सकता है हमें 10 रुपये मिल जाए, हो सकता है हमें ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए। तो बच्चों के लिए तो रैप्ड इन वंडर है, उनके लिए एक एंटरटेनिंग चीज़ भी है ये। फॉर द एल्डर इट मीन्स फॉर सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए एक तरीका है सर्वाइवल का। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन विंटर की मॉर्निंग थी, सर्दियों की सुबह थी। आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। मैंने साहेब को देखा, वो खड़ा हुआ था, और फेंस्ड गेट का मतलब होता है जिसमें बाउंड्री बनी हुई थी, उसके पीछे वो बच्चा खड़ा हुआ था। नेबरहुड क्लब यानी पास में राइटर के क्लब होगा, वहाँ उन्होंने क्लब के बाहर साहिब को खड़े हुए देखा बाउंड्री पे। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, बच्चा ने देखा, उन बच्चों को देख रहा था, मतलब साहेब जिन्होंने यंग मैन को, सॉरी नॉट बच्चे को, यंग मैन को देख रहा था जिसने वाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे और वो टेनिस खेल रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, बच्चा धीरे से बुदबुदाया, मुझे भी ये खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, लेकिन बच्चा यहाँ पर भी संतोष है उसको इस चीज़ में भी कि मैं देख पा रहा हूँ, मतलब इट्स लाइक कि देख तो पा रहा हूँ ना, कम से कम वो इसमें भी खुश था। कंटेंट होता है संतोष हो जाना आपको। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ जब कोई नहीं होता आसपास। ही एडमिट्स, वो एडमिट करता है इस बात को। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर है ना वो मुझे झूले यूज करने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी टेनिस शूज पहन रखे थे, राइटर बताते हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, जो बड़े अजीब लग रहे थे, ओवर इज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसकी जो शर्ट थी, उसके जो शॉर्ट्स थे वो ऐसे ही थे, डिसकलर्ड थे, बिल्कुल फट्टे पुराने उसने बच्चे ने पहन रखे हो, तो गरीब बच्चा है हमारा, उसने टेनिस शूज़ लेकिन पहन रखे थे, तो बड़े फिट नहीं लग रहे थे उसके साथ, अजीब लग रहा था देखने में। समवन गेव दैम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, बच्चे ने एक्सप्लेन करते हुए बताया, किसी ने दिए हैं मुझे ये जूते। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, राइट, एक्सप्लेन कर रहा है वो राइटर को। द फैक्ट दैट, तथ्य तो यही है ना, दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, फेंके हुए शूज़ हैं, डिस्कार्डेड शूज़ हैं ये किसी अमीर बच्चे के बेसिकली। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर, जिसने शायद इसको पहनना रिफ्यूज़ कर दिया था, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम, बिकॉज उनमें से एक में होल था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये होल बच्चे को कुछ परेशान नहीं कर रहा, वो तो हैप्पी है, साहिब इन जूतों में खुश है बेसिकली। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, एक ऐसा इंसान जो हमेशा नंगे पैर चला करता था, इवन शूज़ विद अ होल भी, जूते होल के साथ भी,
कैसे हैं उसके लिए? इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। ऐसे हैं जैसे किसी का सपना सच हो जाता है ना, वैसे। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग, लेकिन वो जो खेल वो देख रहा है, सो इंटेंटेडली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वो उसके रीच से बाहर है ना। मतलब वो गेम तो नहीं खेल सकता है जूते पहन के, एटलीस्ट वो देख सकता है। इंटेंटेडली होता है बहुत ध्यान से देखना। तो बच्चा इतने ध्यान से वो गेम देख तो रहा है, लेकिन वो अंदर जाके उनके साथ वो नहीं खेल सकता है, राइट। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब आज की सुबह साहिब जो है वो मिल्क बूथ की तरफ जाता हुआ राइटर को दिखाई देता है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनस्टर। उनके हाथ में, साहिब के हाथ में स्टील का एक कनस्तर होता है। कनस्तर इज लाइक अ स्टील का एक बॉक्स टाइप, आप समझ लो। In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down this road. साहिब राइटर को बताते हैं, मैं नीचे वो जो है ना डाउन द रोड जो है एक दुकान है, मैं वहाँ पे टी स्टॉल पे काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस की तरफ पॉइंट आउट करता हुआ बताता है। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे तीनों टाइम का खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे उसका जॉब पसंद है? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। मैंने देखा उसका चेहरा, एक ऐसा उसका चेहरा हो गया था जैसे उसके चेहरे पर अब वो जो पहले केयर फ्री बड़ा मस्त मौला घूमता था, अपनी धुन में मस्त रहता था, उसको कोई परवाह नहीं थी, वैसा नहीं रहा। उसका वो जो केयर फ्री लुक था वो लॉस्ट हो गया। द स्टील कैंस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स। पहले वो जो प्लास्टिक का बैग अपने शोल्डर पे लेके कूड़ा बीनने निकलता था ना, बड़ा मस्त लगता था उस समय, बड़ा केयर फ्री लगता था। आज जो कैंस्टर ये लेके जा रहा है वो बहुत हैवी लग रहा है उस बैग के मुकाबले। वो बैग जो अपने शोल्डर पे लेके जाता था पहले। द कैंस्टर बिलोंग्स टू द मैन, जो कैंस्टर है वो बिलोंग करता है उस आदमी को हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी टी शॉप है, बेसिकली टी शॉप के मालिक को बिलोंग करता है। साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, साहिब आज अपना मास्टर खुद नहीं रहा। देखो अगली कहानी है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर। यहाँ ये पहली कहानी ख़त्म होती है। हमने देखा गरीबी की चरम सीमा, एक ऐसे बच्चे की कहानी हमने देखी जो इतना गरीब है, जूते भी पहनने के लिए नहीं है, कूड़ा बीन बीन कर काम चला रहा है। कहानी के अंत में ये बच्चा एक टी स्टॉल पे काम करने लगता है। पहले हमें पता चलता है कहानी के पार्ट में बच्चा मस्त मौला है, लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि जब वो नौकरी करने लगा कहीं पर तो वो अपना मालिक खुद नहीं रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।